नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य में आज हम देखेंगे मध्यकाल के दूसरे भाग अर्थात रीतिकाल को। रीतिकाल जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में तीसरा महत्वपूर्ण युग है तथा ये काल अपनी कलात्मकता के लिए, अपने अलंकार प्रदर्शन के लिए तथा भाषा के सौष्ठव के लिए जाना जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य 4 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल था हमारा वीरगाथा काल या आदिकाल, दूसरा काल था पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल तथा तीसरा काल था उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। इसकी समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार संवत 1700 से 1900 तक की निर्धारित की गई है। इस कालखंड की रचनाओं में अलंकार प्रदर्शन, श्रृंगारिकता तथा कलात्मक वैशिष्ट्य को देखा जा सकता है। वस्तुतः रीति का अर्थ होता है परिपाटी या तरीका या ढंग। तो इस कालखंड की रचनाएं एक विशेष परिपाटी का अनुगमन करती दिखाई देती हैं, जो कि संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार पर रची गई थी। लक्षण ग्रंथों की प्रधानता थी, भाषा में अलंकार प्रदर्शन की, कलात्मकता की, पांडित्य प्रदर्शन की होड़ सी लगी थी। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के इस काल रीतिकाल के विषय में। रीतिकाल का जो टाइम पीरियड है या समय सीमा है, आचार्य शुक्ल ने, जैसा मैंने पहले भी बताया कि संवत 1700 से लेके 1900 विक्रमी संवत तक के कालखंड को रीतिकाल कहा है तथा ईस्वी सन में विचार करने पर 1450 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक की कालखंड की रचनाएं रीतिकाल के अंतर्गत समाहित की जाती हैं तथा मध्यकाल को जिन 2 कालखंडों में बांटा गया है उनके नाम है मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल और उत्तर मध्यकाल को ही रीतिकाल कहा गया है। अब रीति, जैसा कि आपको बताया है, रीति का अर्थ होता है परिपाटी। तो इस कालखंड में जो सामाजिक पृष्ठभूमि है या परिस्थितियां इस तरह की बनी कि कवियों ने जो भक्तिकाल में राजाश्रय छोड़ दिया था वो पुनः राजाश्रय ग्रहण कर लेते हैं और अपने अपने आश्रयदाता राजाओं को प्रशंसा उनकी करने लगते हैं तथा उनके मनोरंजन के लिए साहित्य सर्जना करने लगते हैं। इसके पहले भक्तिकाल में हमने देखा था कि कवि ने समाज के लिए, लोकहित के लिए काव्य रचना की थी, परंतु रीतिकाल में कवि ने प्रशंसा के लालच में अपने आश्रयदाताओं को मनोरंजन का खाद्य प्रस्तुत करने के लिए साहित्य सर्जना की। इसीलिए इस काल के साहित्य में हमें श्रृंगारिकता दिखाई पड़ती है। विलक्षण पांडित्य प्रदर्शन की चाह कवियों के मन में जो थी वो उनकी रचनाओं में, उनकी कविताओं में दिखाई देती है। लक्षण ग्रंथों का प्रणयन हुआ है तथा नायिका भेद निरूपण, अलंकार भेद निरूपण आदि का प्रस्तुतिकरण रीतिकाल की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीतिकाव्य की संज्ञा दी थी तथा अनेकानेक विद्वानों ने अपने अपने द्वारा लिखे गए साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। आइए देखते हैं कि किन किन विद्वानों ने रीतिकाल को किस किस नाम से संबोधन दिया है। सबसे पहले मिश्र बंधु आते हैं। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया अलंकृत काल, जो कि पृष्ठभूमि और साहित्यिक रचनाओं और उनके तरीकों को देख के बिल्कुल सही लगता है, तर्कसंगत लगता है, क्योंकि इस काल की सभी रचनाओं में अलंकार जो है वो प्रमुख रूप से सामने आए हैं तथा रचनाएं अलंकृत अर्थात सुसज्जित करके प्रस्तुत की जा रही थी। सभी कवि जो वर्ग था वो
अपनी अपनी रचनाओं को तरह तरह के अलंकारों से, छंदों से आदि से सुसज्जित कर रहा था। तो अलंकृत काल, चूँकि अलंकार प्रदर्शन की, अलंकृत करने की अपनी रचनाओं को चाह इस युग के कवि में विशेष रूप से देखी जा सकती है। दूसरा नाम विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी द्वारा दिया गया है श्रृंगार काल। चूँकि इस काल की रचनाओं में, अधिकांश रचनाओं में नायिका और नायक की प्रेम क्रीड़ाओं का वर्णन हुआ है, नायिका भेद निरूपण हुआ है, नायिकाओं के सुंदर सुंदर सौंदर्य चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। तो श्रृंगार की अतिशयता इस युग की रचनाओं में विशेष तौर पे देखी जा सकती है, इसलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसे नाम दिया श्रृंगार काल। इसके बाद आता है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण और सर्वमान्य नाम रीतिकाल, जो कि आचार्य शुक्ल द्वारा दिया गया है। रीतिकाल के अंतर्गत हम देखते हैं तो इस युग की एक सबसे बड़ी विशेषता जो रीति ग्रंथों की परिपाटी थी, जो संस्कृत साहित्य के आधार पर रीति ग्रंथ लिखे जा रहे थे, जिसमें कि लक्षण दिए जा रहे थे, कभी नायिकाओं के वर्ग के, कभी अलंकारों के, कभी छंद शास्त्र के। तो इस आधार पे ये रीतिकाल नाम सबसे अधिक तर्क संगत इस काल के लिए हमें प्रतीत होता है। तो अब हम देखते हैं कि मिश्र बंधुओं का तर्क है कि इस काल की कविता को अलंकृत करने पे अधिक बल दिया गया था, इसके लिए इसका नाम अलंकृत काल होना चाहिए। तथा अलंकृत काल कहने से जो रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि थे, जिन्होंने स्वच्छंद प्रेम की अनुभूति की, वो छूट जाते हैं कहीं पीछे, तो इसलिए इनके नाम को जो है स्वीकारना तर्कसंगत नहीं होगा। इसके बाद श्रृंगार काल जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने नाम दिया है, तो उन्होंने ये तर्क दिया कि इस काल के कवियों की प्रवृत्ति जो है श्रृंगार वर्णन की थी, किंतु श्रृंगारी कवियों ने भी काव्यांग निरूपण की ओर ही अधिक रुचि दिखाई है। तो ऐसी स्थिति में केवल श्रृंगार काल कहने से रीतिकाल की संपूर्ण कविता का बोध हमें नहीं हो पाता। काव्यांग चर्चा इस काल की सामान्य प्रवृत्ति थी तथा कविगण उसमें वैसा ही आनंद लेते थे जैसा भक्ति काल के कवि ब्रह्म ज्ञान की चर्चा में। लक्षण ग्रंथों का निर्माण दूसरों को काव्य रचना पद्धति का ज्ञान कराने के उद्देश्य से किया जाता था। इस दृष्टि से हम देखें तो ये कवि शिक्षक या आचार्य की भूमिका का निर्वाह करने में गौरव की अनुभूति करते थे। इसीलिए रीतिकाल के अधिकांश कवियों के नाम के आगे आचार्य लगा हुआ है। आचार्य केशवदास। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है। ऐसे ग्रंथ जिसमें काव्यांगों के लक्षण या उदाहरण दिए जाते हैं रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ ही लिखे, अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति हम रीति निरूपण को मान सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कालों में नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर उनका नाम निर्धारित किया है, इसीलिए रीति की प्रधानता के कारण इस काल का नामकरण उन्होंने रीतिकाल किया है। अतः रीति से उनका तात्पर्य हम पद्धति, शैली व काव्यांग निरूपण से ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रीतिकाल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण रीति को आधार बना करके किया गया है, अर्थात कि जिन कवियों ने रीति अर्थात लक्षण ग्रंथों की रचना लिखी है वे रीतिबद्ध की श्रेणी में आएंगे। दूसरा जो वर्ग इस काल के कवियों में आता है वो रीति मुक्त, अर्थात जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं, स्वच्छंद प्रेम के निरूपण का उन्होंने आश्रय लिया है, तो वे रीति मुक्त के वर्ग में आते हैं। और तीसरा वर्ग रीति सिद्ध, जिन्होंने काव्यांग निरूपण के लिए लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं परंतु उन्होंने अपने काव्य में उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, तो वे तीसरा वर्ग रीति सिद्ध कवियों का आता है। तो हम पहले देखते हैं रीतिबद्ध कवि कौन से हैं। तो इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए हैं, अर्थात जिन्होंने रीति ग्रंथों की, लक्षण देने वाले ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले
इन कवियों में प्रमुख है चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, केशवदास, मंडन, सूरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारी दास, दूल्हा, रघुनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप शाही, ग्वाल तथा पद्माकर आदि। दूसरा वर्ग आता है रीति मुक्त कवियों का। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हैं। इन्होंने काव्यांग निरूपण करने वाले लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, अर्थात वे युग की प्रधान प्रवृत्ति से अलग रहे, विरत रहे। इन्होंने अपने हृदय की स्वतंत्र प्रवृत्तियों के आधार पर अपने स्वानुभूत दुख, सुख और प्रेम का चित्रण करने के लिए काव्य रचना की। इस प्रकार हम देखें तो रीति मुक्त कवियों में घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर आदि कवि आते हैं। तीसरा वर्ग आता है रीति सिद्ध। रीति सिद्ध के वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ नहीं लिखे। रीति की उन्हें भली भांति जानकारी थी, वे रीति में पारंगत थे। इन्होंने इस जानकारी का पूरा उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी, जिन्होंने एकमात्र ग्रंथ लिखा बिहारी सतसई, जो कि हिंदी साहित्य में एक अलग ही स्थान रखता है। एक ग्रंथ लिख करके बिहारी हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। तो उन्होंने बिहारी सतसई में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग किया है। उन्होंने लक्षण नहीं दिए हैं परंतु उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उनमें अनेक प्रकार की नायिकाओं का समावेश है। वे विशिष्ट अलंकारों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वे रीति की जानकारी प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पाठकों को देते चलते हैं। और जब तक किसी पाठक को रीति की जानकारी नहीं होगी तब तक वो बिहारी सतसई के अनेक दोहों का हृदयंगमन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि रीति काल जो है उसके प्रमुख नाम किन किन विद्वानों ने किस आधार पर रखे हैं तथा रीति काल में कवियों को वर्गों के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। अब हम एक दृष्टि डालते हैं रीतिकालीन साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि में कि आखिर भक्ति काल में भक्ति और ज्ञान की चर्चा करते करते कवि अचानक से इस श्रृंगार के जो है वो सागर में कैसे डूब गया। तो इसका कारण था तत्कालीन परिस्थिति तथा मानव का मन जो समय के साथ एक ही भूमि पर रम कर नहीं रहता। भक्ति काल समाप्त होते होते जो है वो देश में मुगलों का जो है आक्रमण होता है और मुगल जो है वो राजा विलास प्रिय थे, कला प्रिय थे। तो अधिकांश जो कवि थे उन्होंने राजाओं का आश्रय ले लिया और जब वो राजा के आश्रय में रहने लगे तो उन्होंने अपना एकमात्र लक्ष्य उनको प्रसन्न करने का बना लिया। इसलिए इस काल के अधिकांश कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनको मनोरंजन प्रदान करने के लिए नायक नायिका भेद के सुंदर चित्र प्रस्तुत किए, काम क्रीड़ाओं के सुंदर चित्र प्रस्तुत किए। यहाँ तक कि उन्होंने राधा और कृष्ण को भी श्रृंगारी नायक और नायिका बना करके मनोरंजन का साधन बना करके रख दिया। तो रीतिकाल एक ऐसा काल है जो कि समाज हित की दृष्टि से, लोक हित की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु अपनी कलात्मकता के कारण, अपनी कला प्रियता के कारण, भाषा को सौष्ठव प्रदान करने के लिए साहित्य में सदा स्मरण किया जाता रहेगा। अब इसके बाद अगले भाग में मैं जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको रीतिकाल के प्रमुख साहित्यिक विशेषताओं से अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।